हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीडीपी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे आने वाले एग्जाम में चाहे सीजीटेट हो चाहे शिक्षक भर्ती बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता को, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, सी है अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, और डी है पढ़ाने की उत्सुकता। तो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर, कम से कम प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में धैर्य और दृढ़ता बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यही सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग किया जाए, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, और ऑप्शन डी है वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस पर प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो हमारा क्वेश्चन था, सीखना कब समृद्ध हो सकता है? तो सीखना वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? नहीं को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, तो हाँ, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सीखना क्या है? लक्ष्योन्मुखी होता है, तो बिल्कुल सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, तो हाँ, अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। और ऑप्शन डी है शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, शैक्षिक संस्थान ही नहीं, जो मनुष्य होता है वह कहीं भी सीख सकता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है, तो शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। यह ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन निगेटिव पूछा गया है, तो निगेटिव का आंसर निगेटिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, और कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। तो डैश डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। तो किसे अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? तो विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। यह दर्शाता है कि शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है और विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। तो कृतिका नाम की एक लड़की है जो घर में ज्यादा बात नहीं करती है, लेकिन वो क्या करती है? विद्यालय जाती है तो बहुत बात करती है। यह क्या दिखाता है? यह पूछा गया है। तो यह दिखाता है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, घर से अधिक उसकी बातों को विद्यालय में सुना जाता है और उसके विचारों को मान्यता दिया जाता है। इस वजह से वह घर पर कम बात करती है और विद्यालय में जाकर बहुत बात करती है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, या शिक्षा समाज शास्त्र। तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो यह जो क्षेत्र है किस उद्देश्य के साथ संबंध है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के साथ। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, और डी है शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। तो सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या काम करती है? तो अभिप्रेरणा करती है शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं,
निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर या शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। तो निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से किस में आधारित होती है? तो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थितियों के प्रति अनुक्रिया करता है या किससे संबंधित है? एक बच्चा है जो अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है या किससे संबंधित है? तो सीखने के प्रभाव के नियम से संबंधित है, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम से संबंधित है, सीखने का तत्परता का नियम या सीखने का सादृश्यता का नियम। तो एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है या किससे संबंधित है? तो यह सीखने के प्रभाव के नियम पर संबंधित है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया माता पिता को डैश डैश भूमिका निभानी चाहिए। ऑप्शन ए है अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए, तटस्थ भूमिका निभानी चाहिए या नकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। तो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को कैसी भूमिका निभानी चाहिए? तो अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? पावलोव, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। तो सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किनका सिद्धांत है? तो ये गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। और गेस्टाल्टवाद के जनक किन्हें कहा जाता है? तो गेस्टाल्टवाद का जनक वर्दीमर को कहा जाता है और प्रयोगकर्ता कोहलर थे। और प्रतिपादन कब किया गया था? तो प्रतिपादन कब किया? 1912 में किया गया था गेस्टाल्टवाद का। कोहलर का, इसे ही कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहा जाता है। और इसके प्रतिपादक वर्दीमर, प्रयोगकर्ता कोहलर और सहयोगकर्ता कोफका थे। प्रतिपादन 1912 में किया गया था। और प्रयोग किस पर किया था कोहलर ने? तो प्रयोग किया था वनमानुष पे, जिसका नाम था सुल्तान। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। निषेधात्मक होनी चाहिए, अग्र सक्रिय होनी चाहिए, संवेदनात्मक होनी चाहिए या उदासीन होनी चाहिए। तो अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका अग्र सक्रिय होनी चाहिए। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में या गृह में? तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो विद्यालय एवं कक्षा में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, डैश डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना या कक्षा में पूर्ण निरवता। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा, डैश डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है तो विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने को। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर या शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण। अधिगम के प्रकरण में अभिप्रेरण सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है और डी है नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या काम करता है? तो
नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, श्याम पट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्भुक्त किया जा सकता है? श्याम पट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्भुक्त किया जा सकता है? तो श्रव्य साधन, दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन या इनमें से कोई नहीं। तो श्याम पट्ट मतलब ब्लैक बोर्ड को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह के अंदर विभक्त किया जा सकता है? अंतर्भुक्त का मतलब है बांटा जा सकता है। तो श्रव्य साधन तो हो नहीं सकता, दृश्य श्रव्य साधन भी नहीं हो सकता है, तो ये है दृश्य साधन। केवल ब्लैक बोर्ड पर देखकर ही सीखा जा सकता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्याम पट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना और इनमें से सभी। तो कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? तो ये तीनों ही सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। श्याम पट्ट पर लिखना शिक्षण कुशलता है, प्रश्नों को हल करना भी शिक्षण कुशलता है और प्रश्न पूछना भी शिक्षण कुशलता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। डी है स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? तो उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, आप क्या करेंगे? तो बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे या बच्चे को दंड देना शुरू कर देंगे। एक पेरेंट्स हैं जो आपसे विद्यालय में कभी मिलने नहीं आते हैं, तो क्या बच्चे की उपेक्षा करेंगे इसकी वजह से? बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन गलत है। अभिभावक कोई पत्र लिखेंगे? नहीं, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। तो ये ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। बच्चे को दंड तो देना ही नहीं है, तो ऑप्शन डी और ए, बी और ए गलत है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन है, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणता आधारित होती है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, उनके समकक्षियों की अभिवृत्ति पर और ऑप्शन सी है दूरदर्शन के प्रभाव पर और डी है उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणता आधारित होती है, तो उनके बच्चों की उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। एक शिक्षक को क्या होना चाहिए? तो साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत ना पड़े। ऑप्शन बी है उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए और ऑप्शन डी है विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो एक शिक्षक को किस तरह से साधन संपन्न होना चाहिए? तो उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है कि बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा। बी है पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। सी है निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें और ऑप्शन डी है परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है कि परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, 24 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। शिक्षण का सत्तावादी स्तर है शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित,
प्रधान अध्यापक केंद्रित या अनुभव केंद्रित? तो शिक्षण का सत्तावादी स्तर क्या है? तो शिक्षक केंद्रित है। शिक्षण का सत्तावादी स्तर है शिक्षक केंद्रित। 25 नंबर का क्वेश्चन है, कौन शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? विभेदीकरण स्तर, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर या समझ स्तर? तो 25 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है, तो विभेदीकरण का स्तर शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। 26 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे। जिन प्रश्नों के उत्तर वह दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे। उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिनके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर है, जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है। और डी है, उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। तो 26 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। क्वेश्चन नंबर 27 है, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है? कठोर परिश्रम का सुझाव, ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन, निजी शिक्षण का सुझाव या निदानात्मक शिक्षण? तो 27 नंबर को क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या है? तो निदानात्मक शिक्षण है। ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है? पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन कराकर, उदाहरण देकर या कक्षा में भाषण देकर? तो एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है, तो कैसे कर सकता है? तो पुरस्कार देकर, परंतु पुरस्कार उसे हमेशा नहीं देना है, उसे कभी कभी देना है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है? मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण या अभिव्यक्ति? तो मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है अभिव्यक्ति। 29 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। बाल मनोविज्ञान का, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति का, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत का और इनमें से सभी। तो अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में सबसे अच्छी जानकारी क्या होनी चाहिए? तो बाल मनोविज्ञान की जानकारी होनी चाहिए, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत का भी जानकारी होना चाहिए। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का क्वेश्चन है, मनोचित्रण का संदर्भ है अर्थग्राह्यता को बढ़ाने का एक तकनीक, जोखिम भरे कार्यों के लिए कर्म योजना, मन का चित्रण खींचना या मन के प्रकार का अन्वेषण? तो मनोचित्रण का संदर्भ किससे है? तो मनोचित्रण का संदर्भ है मन के प्रकार का अन्वेषण। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का क्वेश्चन है, विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है? कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों के अध्ययन में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना और समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। तो विद्यालय से कुछ विद्यार्थी भाग जाते हैं, तो उसका कारण क्या होगा? तो उसका कारण होगा समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। अगर बच्चों में समस्या है तो उसमें शिक्षकों को उसका निदान करना चाहिए। तो शिक्षकों की जो निर्दय अभिवृत्ति होती है कि समस्या का कारण ना जानना, समस्या का निदान नहीं करना, यही वजह होता है कि विद्यालय से विद्यार्थी भाग जाते हैं। तो ऑप्शन तो कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव भी हो सकता था, विद्यार्थी में अध्ययन की रुचि का अभाव भी हो सकता था सही आंसर, लेकिन इसमें क्या है, सबसे सटीक आंसर है समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय की अभिवृत्ति। अगर कुछ विद्यार्थी जो होते हैं वो विद्यालय से भाग जाते हैं तो शिक्षक को चाहिए कि कारण जानकर उसका, समस्या जानकर उसका समाधान करें, तो बच्चों की जो भागने की प्रवृत्ति है वो बंद हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों में श्रम की स्मृति का विकास करने के लिए शिक्षक अपने श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा, शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा
समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा और विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। तो 33 क्वेश्चन का नंबर है, आंसर है विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन है, आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा, आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे, उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे और उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। तो आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, तो आप उन्हें धन्यवाद देंगे। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का क्वेश्चन है, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्य पुस्तक असफल है या व्यक्ति का असफलता है। तो जब एक विद्यार्थी असफल हो जाता है तो यह व्यक्तिक असफलता होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। 36 नंबर का क्वेश्चन है, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे और कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। तो अब किसी कक्षा में आप पाठ पढ़ा रहे हैं और एक विद्यार्थी जो है विषय से संबंधित क्वेश्चन नहीं करता है, कुछ और ही क्वेश्चन करता है, तो आप क्या करेंगे? तो कक्षा के बाद उस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो 36 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना या छोटे अक्षरों में लिखना। तो श्याम पट पर ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय सबसे इंपॉर्टेंट है अच्छी लिखावट। ऑप्शन ए सही आंसर है। 38 नंबर का क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे? उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो 38 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि कारण जानने की चेष्टा करेंगे। अगर एक बच्चा है जो क्लास में बहुत लेट आता है तो सबसे पहले उसके कारण जानने की चेष्टा करेंगे। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? चुने हुए अध्ययन द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, गहन अध्ययन द्वारा या सस्वर अध्ययन द्वारा। तो विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? तो गहन अध्ययन के द्वारा बच्चों को विद्यालय में अभिप्रेरित करना उचित है। 39 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मीन मेक निकालना बंद करना और इनमें से सभी। तो सकारात्मक दंड का उदाहरण हो जाएगा मित्रों के द्वारा उपहास। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, उपयुक्त नहीं है बोला गया है। यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है और ऑप्शन डी है यह व्यक्ति की अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो कौन सा कथन अभिप्रेरणा की प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? तो यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है तो अभिप्रेरणा की एक प्रक्रिया है। यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है तो अभिप्रेरणा की एक प्रक्रिया है। यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, यह भी अभिप्रेरणा की एक प्रक्रिया है। परंतु यह व्यक्ति की अप्रिय स्थिति से दूर रखता है, यह अभिप्रेरणा की प्रक्रिया नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अभ्यस्तता, अधिगम, अस्थायी अधिगम या अभिप्रेरणा। तो किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? तो वह अभ्यस्तता कहलाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 में दे आते हैं, चलिए देखते हैं इसे।
विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति, ऑप्शन डी है संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 43 को नंबर के क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। विद्यार्थियों के अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? तो दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा निगेटिव है, तो हमसे निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया था, तो निगेटिव का आंसर निगेटिव हो जाएगा। 44 नंबर का क्वेश्चन है, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। ऑप्शन सी है, यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये तीनों ही कथन सही हैं उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? कुछ लोग कहते हैं कि जब बच्चे को गुस्सा आता है तो वो खेलने चला जाता है, जब तक कि वो पहले से अच्छा महसूस नहीं करते हैं। उनके व्यवहार में कौन प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? प्रक्षेपण, विस्थापन, प्रतिक्रिया निर्माण या उदात्तीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर हो जाएगा विस्थापन। ऑप्शन बी सही आंसर है। 46 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कहा गया कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात कितना होगा? 30, 40, 45 या 50। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया था कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है, 200 नहीं 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक अनुपात कितना होगा? तो 46 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 40 बच्चों पर एक शिक्षक होगा। ऑप्शन जो बी हमारा सही आंसर है। यहाँ 200 नहीं कहा गया है, यहाँ 200 से अधिक कहा गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। 47 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? पूछा गया नहीं है। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों होते हैं, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है और शिक्षण अनुशासन है। तो 47 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। तो शिक्षण में सुधार तो किया जा सकता है, यह सत्य है। शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होता है, यह भी सत्य है। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, यह भी सत्य है। शिक्षण अन्वेषण है, यह ऑप्शन गलत है। तो 47 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि निगेटिव पूछा गया है तो निगेटिव का आंसर निगेटिव होगा। 48 नंबर का क्वेश्चन है, कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खुटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खुटी पर टांग देती है। यह उदाहरण किसका है? यह उदाहरण है श्रृंखलागत अधिगम का, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, प्रत्यय अधिगम का, या इनमें से सभी। तो 48 नंबर के क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रृंखलागत अधिगम का। एक बच्ची है, कॉलेज जाने वाली लड़की है, वह फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल लेती है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खुटी पर टांगो। लड़की अगली बार जब घर में आती है तो कोट को हाथ में रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खुटी से टांग देती है। यह उदाहरण है श्रृंखलागत अधिगम का। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। बाह्य अभिप्रेरणा में किसे समावेशित किया जाएगा? प्रशंसा व दोषारोपण,
प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम का ज्ञान। तो 49 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा तो प्रशंसा एवं दोषारोपण को भी किया जाएगा, प्रतिद्वंदिता को भी किया जाएगा, पुरस्कार एवं दंड को भी और परिणाम का ज्ञान भी। तो 49 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, को कहा जाता है। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, इसको क्या कहा जाता है। तो सामाजिक अधिगम कहा जाता है, अनुबंधन कहा जाता है, प्रायोगिक अधिगम कहा जाता है या आकस्मिक अधिगम कहा जाता है। तो एक प्रक्रिया में व्यक्ति क्या करता है, दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, तो उसे सामाजिक अधिगम कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों, आज के वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे मैं ऐसे ही बहुत अच्छे वीडियो लाते रहूंगी। तो प्लीज वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।